ऑनेस्टी है तो आपके पास कॉन्फिडेंस है, ऑनेस्टी है तो आपके पास वैल्यू है, ऑनेस्टी है तो आपके पास वर्च्यू है, ऑनेस्टी है तो आप इंसान हैं। ऑनेस्टी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। ये स्कूल हम लोग को भी मिला, किस लिए मिला? क्योंकि एक ट्रस्ट वर्दिनेस का रिश्ता है, एक ऑनेस्टी है। हमने उनको अश्योर किया कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं होगा, उन्होंने दी। अब अगर यही हम अपनी ऑनेस्टी से पीछे हट जाएं तो क्या वो अगले दिन नहीं घुसने देंगे? अगला कोर्स तो दूर की बात है। तो ऑनेस्टी सबसे बड़ी चीज़ है। सवाल ये है कि अगर आप उस राजकुमार की जगह होते, राजकुमार का नाम था पिंग, उन लोगों का नाम भी ऐसा ही होता है, पिंग पोंग पोंग, कुछ भी ऐसा होता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आती तो आप क्या करते? अब इसमें जवाब बहुत अच्छा रहता है। एक विकास विकृति सर हैं दृष्टि IAS वाले, वो एक बार एक केस स्टडी बता रहे थे कि ऐसे कहानियाँ बताना या क्वेश्चन पूछना तो बहुत आसान है। अगर हम पूछें कि आप पिंग की जगह होते तो आप क्या करते, तो जाहिर सी बात है आप भी कहेंगे कि हाँ ऑनेस्टी के साथ खाली गमला ला के देंगे, है ना। वैसे ही विकास सर एक स्टोरी बता रहे थे, केस स्टडी की। ऐसे ही मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, कोई पेपर था, पेपर में क्वेश्चन पूछा कि आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको एक टुकड़ा दिखे, पत्थर का, ईंट का, कुछ ऐसा। तो आप उस पत्थर के साथ या टुकड़े के साथ क्या करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं कि आप उठा के साइड कर देंगे, आपके ऑप्शंस हैं कि आप उसको इग्नोर करके निकल जाएंगे। तो 99% लोगों ने क्या ऑप्शन चूज़ किया कि उठाकर साइड रख देंगे। लेकिन आप रियल लाइफ में अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके बताइए कि कितने लोग होंगे जो सच में ऐसी चीज़ों पे काम करेंगे, या रास्ते में कुछ दिखा तो उठा के रखेंगे? ना के बराबर। तो ऐसी बातें अब हम भी 30 दिन पढ़ा के चले जाएंगे, क्या कर लेंगे? ना हम ही कुछ कर पाएंगे, ना आप कुछ कर पाएंगे, अगर ईमानदार आप नहीं हैं तो ईमानदारी पढ़ने में, सीखने में एक अलग चीज़ है, लेकिन आप उसको कितना अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हैं, वो बड़ी चीज़ है। तो अभी हम सवाल पूछ लें कि हाँ पिंक की जगह क्या क्या करते, तो सब अच्छा ही देंगे, लेकिन असल में करेंगे कि नहीं, सवाल उठता है ना। तो ये सब जवाब आपको कहाँ से मिलेगा? आपके ज़मीर से। और आपका ज़मीर ये जवाब कहाँ से देगा? एथिक्स से। तो शुरू करते हैं पहली चीज़ कि एथिक्स क्या है। जनरली एथिक्स कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। हाँ, प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, एक सब्जेक्ट होता है मोरल साइंस, सुने कभी? अब तो उतना फोकस नहीं किया जाता। तो मोरल साइंस भी बेसिकली क्या है? एथिक्स है। और इस टाइम एथिक्स UP PCS और UPSC जैसे सिलेबस में ऐड किया गया है और पढ़ाया जाता है, पूरा फुल फ्लेज सिलेबस होता है। बट मेरा यहाँ पे जितना आपके कोर्स के हिसाब से ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए ज़रूरी हैं, वही चीज़ें ऐड की गई हैं। तो एथिक्स बेसिकली एक नॉर्मेटिव सब्जेक्ट है। नॉर्मेटिव सब्जेक्ट समझते हैं? कोई भी नहीं समझते हैं? सब्जेक्ट कई तरीके के होते हैं। एक होता है प्रिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट। अच्छा, डॉक्टर के वहाँ आप सभी गए ही होंगे, सब बीमार होते हैं, हम भी महीने में 2 बार बीमार होते हैं, नहीं होते तो फिर दिक्कत होती है। तो डॉक्टर एक पर्चा देता है, हम लोग बोलते हैं डॉक्टर का पर्चा, पर्चा कहाँ पे? तो वो क्या होता है? एक्चुअल में प्रिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। वो आपका सिम्टम देखता है डॉक्टर, और फिर आपको उस सिम्टम के हिसाब से वो एक अनुमान लगाता है कि ये सिम्टम है तो मलेरिया होगा। कंफर्म नहीं कहेगा, ये सिम्टम है तो मलेरिया होगा, और मलेरिया अगर होगा तो ये दवा चलनी चाहिए। वो चीज़ें प्रिस्क्राइब करता है। जहाँ पे चीज़ें प्रिस्क्राइब की जाती हैं ना, वो होता है प्रिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट या डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट, जहाँ पे चीज़ें डिस्क्राइब कर दी गई। फिज़िक्स है, डिस्क्राइब कर दिया गया, आपका सन है, चारों तरफ आपके ग्रह घूम रहे हैं, डिस्क्राइब कर दिया गया। एथिक्स आपका वो है आपका नॉर्मेटिव सब्जेक्ट। नॉर्मेटिव आया ये वर्ड आपका नॉर्म से। नॉर्म होता है कि वो बताता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बैड है, क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है। आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, एक आदमी है आगे चल रहा है आपके, उसके पैसे गिर गए, आपने पैसे देखे तो आप क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। उठा के देंगे। आप जा रहे हैं, एक भिखारी है, वो बहुत बुरी हालत में, आप उसको देख के क्या करेंगे? पैसा देंगे, पानी पिलाएंगे, क्या करेंगे? मान लीजिए पानी मांग रहा है तो क्या करेंगे? पानी देंगे। आपके माँ बाप हैं, परेशान हैं, उनके सर में दर्द हो रहा है, आप क्या करेंगे? सर दबा देंगे ना। तो आप बता रहे हैं ना कि क्या होना चाहिए। ये जो सारी चीज़ें आप बता पा रहे हैं कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, वो सब किसका पार्ट है आपका? जाने अनजाने में सब पार्ट किसका है? एथिक्स का। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है लाइफ में जब हम नहीं समझ पाते कि वहाँ पे क्या करना चाहिए। उठा दीजिए।
तो एथिक्स बेसिकली जो आया है, ये टर्म यह है इथोस से। इथोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कैरेक्टर या कस्टम। कैरेक्टर का मतलब होता है किरदार, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। क्योंकि जितनी भी हम अच्छी बुरी चीज़ें देख रहे हैं वो सब रीति रिवाज से निकल के आई हैं। मुस्लिम फैमिली से हैं तो आपकी कज़िन के साथ शादी क्या है, अच्छी बात है। नॉन मुस्लिम है तो क्या है, बहुत बुरी बात है। तो जो अच्छा बुरा हमारा आया है वो सब अल्टीमेटली कहाँ से आया, हमारे कस्टम से, हमारे कल्चर से। तो यानी कि हमारा सही और गलत समझने के लिए अपने कल्चर की रूट्स को पकड़ना पड़ेगा। यानी कि कल्चर से अगर आप डाइवर्ट हुए तो समाज के हिसाब से आप क्या हो गए, गलत राह पे चले गए। शराब पीना बुरी बात है, इस्लाम में कहा गया, क्रिश्चियनिटी में है, वहाँ तो शराब चर्च में चढ़ाते भी हैं। तो अब एक क्रिश्चियन शराब ले रहा है या पी रहा है तो कोई क्रिश्चियन समाज में बोलेगा कि बुरा है, नहीं बोलेगा। हम लोग में पी रहे तो बोलेंगे ना, क्योंकि हमारे कल्चर से। तो हमारा सही हमारे हिसाब से सही है, उनका सही उनके हिसाब से सही है, उनका सही हमारे लिए नहीं सही है, हमारा सही उनके लिए नहीं सही है। तो यही चीज़ हमें ज़िंदगी में भी अप्लाई करनी पड़ेगी। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, सामने वाला कुछ और कह रहे हैं, हम कुछ और समझ रहे हैं, वो अपने पेड़ है, हम अपने पेड़ हैं। हम ये क्यों नहीं मान लेते कि उनका सही उनके हिसाब से, हमारा हमारे हिसाब से। पर्सनैलिटी बेहतर करने का पहला रूल नंबर आपका 1। तो अब आगे से अड़ना है कि क्या करना है। वैसे भी देखिए लड़ उड़ के कुछ ज़िंदगी में रखा नहीं है, जितना जल्दी बात ख़त्म हो जाए उतना बेहतर है। तो एथिक्स का पर्पज़ क्या है, आपको क्या करना चाहिए, जो सब बता चुके हैं, लिखा है तो पढ़ दे रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए ये समझ में आएगा, आपको कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, एक अच्छी ज़िंदगी क्या होती है, सही और गलत क्या होगा किसी भी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में। पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या है, किसी खास या विशेष स्थिति या परिस्थिति में, ठीक है। कैसे हमें एक्ट करना चाहिए। ऑट टू पढ़े होंगे आप लोग 10th में ग्रामर में। ऑट टू का इस्तेमाल होता है किसी भी नैतिक कार्य के लिए। शुड का मतलब होता है चाहिए ना, ऑट टू का मतलब क्या होता है, चाहिए। फ़र्क क्या है, कोई है यहाँ पे, नहीं पता, किसी को नहीं पता। 10th में ग्रामर में एक्सेलेंट वाली बुक खोलेंगे उसमें मिलेगा आपको। शुड का मतलब होता है, देखिए कहीं लिख, ये शुड है ना, वॉट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पानी पीना चाहिए, हाँ हाँ, और करना ही वाला सेंस ज़रूरी नहीं, ही आप लिखें, ही का मतलब कहाँ से आ गया वो, इसका मतलब है कि वो आपको ज़रूरी तौर पे करना है, ठीक है ना। मुझे पानी पीना चाहिए, शुड आएगा। मुझे खाना खाना चाहिए, शुड आएगा। मुझे टाइम पे सोना चाहिए, शुड आएगा। मुझे झंडे को सलामी देनी चाहिए, ऑट आएगा। मुझे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ऑट आएगा, ऑट टू, ठीक है। बहरहाल इंग्लिश की क्लास में घुस गए हम। इसके अलावा व्हाट आर राइट्स, व्हाट आर अवर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। राइट्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि वोट देना है वगैरह वगैरह। एक इंसान के तौर पे आपके क्या अधिकार हैं, क्या हुकूक हैं, वो हो गया, और आपकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट मोरल वे फॉर पीपल टू लिव, बेहतर तरीका क्या है ज़िंदगी जीने का। हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी इंसान कैसे जिएगा। ये सब करते करते हम पाएंगे कि हमारी ज़िंदगी में एक सुधार दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए वही एग्जाम्पल हम लिखे हैं, व्हेन यू फाइंड अ लॉस्ट वॉलेट व्हाट गाइड्स यू। जब भी आप एक गिरा हुआ पर्स देखते हैं तो आपको क्या बोलता है, आपके अंदर से कौन सी आवाज़ आती है, कहता है कि पर्स उठा के दे दो। कौन सी आवाज़ होती है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ज़मीर। ज़मीर को हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं कंसाइंस या कॉन्शियस, ठीक है। कॉन्शियंस भी बोलते हैं, कंसाइंस भी बोलते हैं, जिसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो करे। तो कंसाइंस क्या है, बेसिकली ज़मीर, हिंदी में बोलते हैं अंतरात्मा की आवाज़। कंसाइंस क्या होता है, थोड़ा सा इस पर हम लोग देख लेते हैं। कंसाइंस समझ जाएंगे तो आपको ये पूरा फ्रेमवर्क समझ में आ जाएगा, और पहला स्टेप आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा कि फ़ैसला कहाँ पे कैसा लेना है, और जो भी आप काम दिन भर में कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। और अगर गलत है तो उस पर सोचेंगे आप, सही है तो फिर उसको आप आगे बढ़ाते रहिएगा। तो कंसाइंस बेसिकली एक इनर वॉइस है या मोरल कंपास है। मोरल कंपास मतलब समझते हैं जो रास्ता या दिशा दिखाता है। तो मोरल कंपास का मतलब ये आपको नैतिकता की दिशा दिखाएगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। यहाँ पे भी खास बात क्या है कि इन एनी स्पेसिफिक सिचुएशन, किसी खास परिस्थिति में, जाहिर सी बात है आपका ज़मीर वहीं पे काम करेगा। अब आपको पकौड़ी खाना है कि पूड़ी खाना है, उसमें ज़मीर लेके आएंगे, नहीं लेके आएंगे ना, वो तो जो मन करेगा ये दोनों ही खा लेंगे, बगल में मिलती है, खा के जाइएगा, तो दोनों लेके आ देंगे। तो कोई ख़ास सिचुएशन होती है तभी हम अपने ज़मीर को थोड़ा जगाते हैं कि देख लो भाई थोड़ा सा,
तो ज़मीर देखिए दो तरीके का होता है। अब एक शराबी है, आप बंधेप से जाइएगा यहाँ पे ना, टीसीआई मोड़ देखें आपने, वहाँ से अंदर घुसेंगे, एक शराब खाना है, शाम में जाइए आप वहाँ 4 बजे, लुंगी पहने पहने 50 आदमी दिखेंगे, पीते ही हैं, मुस्लिम ही होते हैं, पी रहे हैं ना। तो उनका भी ज़मीर होता ही होगा शायद कि मर गया, मर गया है, तो कोई काम क्यों नहीं कर रहा, कोई बताएगा? हाँ, 50 साल के हो गए, मेरे ख्याल से गाइडेंस मिल ही रही होगी। हाँ, हैबिचुअल हो जाते हैं। और हाँ, तो वो ज़मीर बेसिकली मर जाता है। इम्यून होने का मतलब यही है कि ज़मीर मर गया। अगर इम्यून नहीं हुए, हैबिट नहीं बनी, तो इसका मतलब ज़मीर है लेकिन वो कहीं और से जग रहा है। मतलब समझिए, दो तरीके का कंसाइंस होता है, ठीक है। साइकोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो अलग कंसाइंस का एक वर्ड दिखाई देगा, एथिक्स में पढ़ेंगे या सोशोलॉजी में पढ़ेंगे तो आपको कंसाइंस का वर्ड अलग दिखाई देगा। साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना कंसाइंस को, तो ये कहा जाता है सुपर ईगो, अंदर की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं सुपर ईगो। पढ़े हैं, क्या होता है बताइए? सुपर ईगो क्या है? अच्छा देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, पैदा हुआ, अच्छा एक केस था, आई थिंक 5-6 साल पुराना केस होगा, लखनऊ का या कहीं का था। छोटा सा बच्चा था, अपने भाई या बहन के साथ खेल रहा था, दोनों छोटे छोटे थे। अब वहीं पे बगल में बाल्टी रखी हुई है, उसमें पानी भरा हुआ है। अब वो अपने भाई या बहन का ऐसे सर उसमें डुबो दिया, वो थोड़ा छटपटा रहा है, तो उसको तो मज़ा आ रहा है, वो क्या जाने। अब वो बच्चा मर गया, तो इसमें क्या ज़मीर उसका था? नहीं था ना। तो वैसे ही जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो कोई ज़मीर वमीर या वैल्यू वगैरह लेके पैदा नहीं होते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। तो शुरुआत में जो होता है वो होता है आपका इड, और ये तब तक रहता है जब तक इंसान मैच्योर ना हो जाए, ठीक है। अब एक 25 साल का या 30 साल का भी लड़का आप देखिएगा, कई घरों में ऐसे मिलेंगे जो अपने माँ बाप पे चिल्ला देते हैं, चिल्लाते हैं ना, और इतना चिल्ला देते हैं कि माँ बाप रो भी देते हैं। तो क्या ज़मीर मर गया? नहीं, ज़मीर है, लेकिन उनके अंदर की जो आवाज़ है ना, वो सही रास्ता नहीं बता पा रही है। हालांकि वो भी अंदर से ही कुछ आवाज़ सुनेगी, हाँ माँ बाप समझ नहीं रहे हैं, कौन सुनेगा, वो चिल्ला देता है। वो जो अंदर की आवाज़ है उसको बोलते हैं इड। और इड में इंसान जो अपने अंदर की आवाज़ सुनता है वो सिर्फ अपने पर फोकस करता है, अपने प्लेजर, अपनी खुशी पर फोकस कर रहा है। एक डायबिटीज़ वाला मरीज़ है, उसको बोला गया कि चीनी आपको नहीं खानी है, लेकिन अब वो रास्ते में कुछ देखा शरबत वगैरह, वो पी लिया, क्योंकि उसके मन से आया कि नहीं इतना मतलब छोड़ें कैसे, पी लिया। वो भी अंदर की आवाज़ है। क्या किया? वो प्लेजर पे फोकस किया आपने। एक लड़का है, वो चलिए जाने दीजिए। तो कोई भी इंसान जब अपनी आवाज़ उस वक्त सुन रहा है जब वो अपनी खुशी, अपने प्लेजर पे फोकस कर रहा है, वो होता है इड। और वही इंसान जब पढ़ते पढ़ते, सीखते सीखते या ज़िंदगी में कई सारे एक्सपीरियंसेस के बाद इतना मैच्योर हो जाता है या ज़हीन हो जाता है कि वो सही फ़ैसले लेने लगता है, उसको किसी किताब की, किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे इंसान होते हैं ना हमारे समाज में, कोई भी मसला हुआ तो उन साहब से पूछते हैं, बड़ा अच्छा बताएंगे। वो किस लेवल पे पहुंच जाते हैं? उनका इड चेंज हो जाता है सुपर ईगो में। वो अच्छा और बुरा समाज के पर्सपेक्टिव से तौल के देखते हैं। हम लोग के क्लासमेट थे शिवली नेशनल पीजी कॉलेज में, उनका एक जो है लाइन थी कि 4 दिन की ज़िंदगी है, जी लेते हैं, जो मन में है, मतलब सब एक बार कर लेना चाहिए। अब सब एक बार कर लेना चाहिए मतलब शराब भी आ गया तो कर लें, लेकिन वो इड है ना, वो क्या बोलेगा कि कर लो। लेकिन वही इंसान जब इतना ज़हीन हो जाए कि नहीं सब चीज़ एक बार करनी चाहिए, तो यानी कि हर अच्छी चीज़ हम करेंगे एक बार, बुरी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, तो उसमें उसने क्या किया? अच्छाई बुराई को तौला, लोगों की भावनाओं को भी देखा, अपनी भावनाओं को भी देखा, हर चीज़ को तोल के उसका मेजरमेंट करके उसके बाद उसने फ़ैसला लिया, उसके बाद उसने अपनी आवाज़ सुनी। वो क्या हो गया? सुपर ईगो। यानी कि एक इंसान जो आम इंसान से महात्मा बन जाता है, तो वो महात्मा कैसे बन रहा है? क्योंकि उसके अंदर सुपर ईगो है। तो उम्मीद ये है और आशा ये है इस कोर्स से कि आप जब यहाँ से निकलें तो सुपर ईगो कम से कम आपके अंदर डेवलप हो जाए। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आपको बाबा बना के भेजेंगे। इसका मतलब ये है, देखिए अखलाक भी बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक हम स्कॉलर की बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक मतलब आई थिंक कोई युद्ध वगैरह था या कोई जासूस वगैरह था, उनके पास आया, तो जासूस मारने के लिए आया था हुज़ूर सल्लल्लाहु जो है प्रॉफिट मोहम्मद को, मे पीस बी अपॉन हिम, मारने के लिए आया था। तो पहली बार उस जासूस ने बोला कि नहीं नहीं छोड़ दीजिए, मेरे बीवी बच्चे हैं, ये है वो, बड़ा दुखी अंदाज में।
तो पिघल गए, उन्होंने छोड़ दिया। फिर दूसरी बार आया, दूसरी बार भी पकड़ा गया, जासूसी कर रहा था। दूसरी बार उन्होंने माफ़ नहीं किया, बोला कि नहीं अब माफ़ करना मतलब बेवकूफ़ी है। तीसरी बार आके तो मार ही दोगे हमको। तो अखलाक तभी तक अच्छा होना चाहिए जहाँ तक ज़रूरत है। आपके साथ आके मान लीजिए कोई बदसलूकी कर रहा है इंसान, बार बार, हर बार आप माफ़ किए जा रहे हैं, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार, आठवीं बार भी आप कर रहे हैं, तो वो आपकी बेवकूफ़ी है ना। कोई इंसान मान लीजिए आपको धोखा दे रहा है, आपने माफ़ किया, दूसरी बार दिया, फिर माफ़ किया, तीसरी बार दिया, फिर माफ़ किया, चौथी बार किया, फिर माफ़ किया, तो वो चलेगा और वो भी अपना काम करता रहेगा। तो अच्छे अखलाक या जो भी आप अच्छाई सीखते हैं उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, लेकिन इस लिमिट का नाजायज़ फ़ायदा भी नहीं उठाना है। कई बार इसका इतना लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा देते हैं कि वो इस वे में जीने लगते हैं कि हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि चार लोग क्या सोचेंगे। नहीं, अगर आप ये दिमाग लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर सुपर ईगो नहीं डेवलप हुआ, क्योंकि सुपर ईगो की शर्त ये है कि आप सही और गलत देख रहे हैं एथिकल वे में, और एथिकल वे में अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब आप समाज को भी नज़र में रखें हैं। तो समाज के हिसाब से क्या सही और गलत है आपको वो लेकर चलना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से सही गलत डिसाइड नहीं कर सकते। जो आपके परिवार का रूल है, आपके समाज का रूल है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अब इसका ये मतलब भी, अब कुछ जो इमैच्योर होते हैं वो ये समझते हैं कि हर एक चीज़ समाज की सही है। दहेज है, समाज में चल रहा है ना, सही हो गया क्या? नहीं हुआ ना। तो ये जब आप सुपर ईगो को सही मायने में अपने अंदर ला पाएंगे ना, तो सब डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे, सही गलत का फ़ैसला भी अपने आप कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में अब देखिए ये समझ में आएगा, कौन पढ़ेगा इसको? अंत सचेतना जो भी है, पता नहीं क्या है। तो ऐसे जो है बड़े खतरनाक वर्ड आपको दिखाई देंगे जो निकलता ही नहीं है। तो जो हिंदी वाले हैं थोड़ा सा देखना चाहें तो देख लीजिएगा। इसके अलावा एक थोड़ी सी अलग से यहाँ पे चीज़ आप देखिए, अलग से का मतलब ये आपके ज़मीर से ही कनेक्टेड है, वो है माइंड एंड इट्स लेवल्स। माइंड के कई लेवल होते हैं, साइकोलॉजी में अलग दिखाई देगा, एथिक्स में आपको अलग दिखाई देगा। जो इड, सुपर ईगो और ईगो, अच्छा थोड़ा सा देख लीजिए, वो भी क्या ही मिस करें। एक है आप अभी हम बताएं क्या है आपका इड, एक आपका क्या बताया सुपर ईगो, एक आपका आता है ईगो। ये क्या होता है कोई बताए? अभी बताया ना, इड क्या है? हाँ, खड़े होकर बताइए। ऐसा होता है कि जिसको करने से आदमी अंदर से प्लेजर महसूस करता है, इसकी वजह से ये काम कर लेता है। और सुपर ईगो क्या होता है? सुपर ईगो में सर एक एथिकल वे में सोच समझ कर डिसीजन लिया जाता है। इड क्या चाहिए और क्या? अच्छा, ईगो क्या होता है? कौन बताएगा? कोई बताएगा? बताइए, कौन बताएगा? कोई भी? मैम 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 बताइए। अच्छा ठीक, हाँ, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप जाएंगे तो ईगो का मतलब होता है गुरूर, अना, अहंकार। साइकोलॉजी में जाएंगे तो ईगो का मतलब है इड और सुपर ईगो के बीच का जो रास्ता है। हम ना उस पार हैं ना इस पार हैं, हम लोग का जनरली जो फेज़ होता है ना, ये हम लोग का दिमाग क्या है? इड वाला है। महात्मा तो नहीं है हम लोग, हाँ आप होंगे, नहीं पता, हम नहीं हैं वो होता है, ये साइकोलॉजी के हिसाब से 3 दिमाग का लेवल होता है। बताइए। हाँ बैठिए बैठिए, अरे पूछना नहीं है, बिंदास, ये सब हम नहीं उसमें जोड़ते हैं। तो ऐसे ही एथिक्स में भी 3 लेवल होता है दिमाग का, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और नॉन कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? जिस इंसान के अंदर सुपर ईगो डेवलप हो चुका है, एक ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए, वो अफसोस नहीं करेगा बैठ के क्या करें, कुछ नहीं, ये परेशानी है, ये सॉल्यूशन है, कर लेते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। रिलैक्स आदमी जो परेशान नहीं हो रहा है, ना खुशी से बहुत ज़्यादा उसको फ़र्क पड़ रहा है, ना दुख से, क्योंकि वो इतना एक्सपीरियंस ले चुका है ज़िंदगी में और इतना मैच्योर हो चुका है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क नहीं पड़ने का सेंस ये नहीं है कि उसके अंदर इमोशंस नहीं, सब है, लेकिन वो ज़हीन हो चुका है बहुत ज़्यादा। वो होता है इंसान कॉन्शियस माइंड वाला, जिसके पास कोई भी डायलेमा हो, कोई भी एथिकल चॉइस की बात आए, एकदम बिंदास 2 चीज़ में से एक चूज़ कर लेगा। यहाँ तक कि वो गैलन वाला केस भी लेके जाएंगे ना, शादी वाला, 1 मिनट में वो बताएगा ये कर लो। ऐसा जब दिमाग हो जाता है, उस दिमाग को बोलते हैं क्या? थोड़ा तेज़ बोलिए, और तेज़, हाँ, अतीक सर वाला फील लेके आए। दूसरा है आपका
सबकॉन्शियस माइंड। हम सब जितने यहाँ पे बैठे हैं सबका सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड की खासियत ये है कि हम जो देखते हैं वही स्टोर करते हैं, और जो स्टोर हमने किया उसी के हिसाब से हम फैसला लेंगे। एक लड़के ने धोखा दिया हमको नहीं, मान लीजिए किसी को, उस धोखे के बाद हमने ये फैसला कर लिया, सोशल मीडिया पे डालने लगे कि सब लड़के धोखेबाज हैं, ठीक है। 6 महीने बाद एक दूसरा लड़का आया, उसने बहुत अच्छा ट्रीट किया, आपने कहा कि नहीं सब नहीं ऐसे होते, कुछ होते हैं। आपका फ़ैसला बदला आपके मेमोरी के हिसाब से, है ना। तो जितना आप स्टोर कर रहे हैं उस स्टोरेज के हिसाब से जब आपका दिमाग फ़ैसला लेता है ना, जो बाद में शायद बदल जाए, ये दिमाग होता है कौन सा, सबकॉन्शियस माइंड। और जनरली आम तौर पे हर कॉमन ह्यूमन मैन का दिमाग जो है सबकॉन्शियस वाला होता है, और ख़ासकर हम लोग की एज में सबकॉन्शियस ही होता है, क्योंकि आज कुछ और सोच रहे हैं, कल कुछ और सोचेंगे, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस वाला दौर चल रहा होता है। इसके अलावा तीसरा दिमाग होता है नॉन कॉन्शियस माइंड। नॉन कॉन्शियस माइंड क्या है, कोई बताएगा? नॉन कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है फ्लाइट और फाइट सिचुएशन। मान लीजिए कोई कॉकरोच यहाँ पे देख ले, या कोई लड़की मान लीजिए अपने पैर के पास देख लेती, कैसे उछल के भागेगी। ये क्या है, वो सोचने का मौका नहीं मिला, अचानक कुछ हुआ, अचानक बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया, या दिमाग ने बोला कि ये कर लो, और उसने कर लिया। हाँ, ये दिमाग कौन सा है, नॉन कॉन्शियस माइंड, जहाँ पे कोई पहले के स्टोरेज से मतलब नहीं है, कोई जहानत से मतलब नहीं है। अचानक कुछ हुआ, दिमाग ने अचानक फ़ैसला लिया, जैसे कि ना फ्लाइट और फाइट, भागो या करो। आप जंगल में जा रहे हैं, शेर आया, अब आप सोचेंगे नहीं 5 मिनट की क्या करें, आपको जो समझ में आएगा तुरंत आपका दिमाग वो करेगा काम, है ना। तो ये 3 तरीके के दिमाग होते हैं। तो अगर आप महान बनना चाहते हैं, सुपर ईगो डेवलप करना चाहते हैं, और सुपर ईगो डेवलप करके अपने कंसाइंस का इस्तेमाल सही से करना चाहते हैं, तो कौन सा दिमाग आपके पास होना चाहिए, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड कैसे डेवलप होगा, पहला सवाल वही कि आपका ज़मीर मजबूत होगा, और दूसरा जितनी भी बातें बताई जाएंगी वो आप पकड़िए, और भी बहुत कुछ है, हम तो एक छोटी सी चीज़ लेके आए हैं, तो वो लेके चलिएगा। तो कंसाइंस बता चुके हैं, अब इसी से आप समझिए कि कंसाइंस काम कैसे कर रहा है और कैसे मर जाता है ना। सबके अंदर कंसाइंस, माँ बाप तो पैदा जैसे होते हैं बच्चे, तो माँ बाप तो घुसाते रहते हैं कंसाइंस, वो तो बाद में मरता है ना। तो बाद में कैसे मरा, ये समझने के लिए आपको इस थियरी को समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी इंसान गलत काम जब करता है ज़िंदगी में पहली बार, उसका ज़मीर 100% उसको आवाज़ देगा कि ये चीज़ गलत है, करो कि मत करो, मत करो, है ना। कोई भी आप काम करिए, जो लड़का सिगरेट पीता है, हम तो नहीं पीते, कोई भी पी रहा होगा या गुटखा खा रहा होगा, पहली बार जब वो खाया होगा या पिया होगा, वो ज़रूर सोचा होगा, चाहे वो फैमिली के डर से या किसी न किसी वजह से, कि पता चल जाएगा तो क्या होगा, या ऐसी कई बार चीज़ें। तो जब इंसान कोई भी गलत काम करने जाता है तो उसका ज़मीर एक बार उसको आवाज़ ज़रूर लगाता है। ज़मीर के आवाज़ लगाने का मतलब क्या है कि ज़मीर ज़िंदा है, वो इंसान समझ पा रहा है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तभी तो आवाज़ आ रही है। समझ पा रहा है ना, तो उसको बोलते हैं कॉग्निटिव कंसाइंस। कॉग्निशन का मतलब होता है ज्ञान, संज्ञान, ठीक है, कि इंसान समझ पा रहा है कोई चीज़। तो हर इंसान के अंदर कॉग्निटिव कंसाइंस होता है, उसका ज़मीर ज़िंदा होता है। लेकिन पहली बार उसने सिगरेट पिया, उसने अपने ज़मीर को भाड़ में भेजा, पी लिया। दूसरे दिन भी उसका ज़मीर, अगर वो दोबारा काम करने जाएगा, ज़मीर आवाज़ लगाएगा। दूसरे दिन भी अगर वो इग्नोर किया, तीसरे बार भी आएगा। लेकिन जब वो इंसान 4-5 बार उस ज़मीर की आवाज़ को इग्नोर कर देता है ना, तो वही ज़मीर क्या हो जाता है, इन्ना लिल्लाह, है ना। तो वो जो दूसरी आवाज़ आती है ना अंदर से, वो कौन सी है, अथॉरिटेटिव कंसाइंस। अथॉरिटेटिव का मतलब समझते हैं, अथॉरिटी समझते हैं ना। तो अथॉरिटेटिव कंसाइंस का मतलब अंदर से हुक्म आता है कंसाइंस का। तो 3-4 बार 5 बार वो हुक्म आया, आपने जैसे जैसे उस हुक्म को इग्नोर करना शुरू किया, तो आपका कंसाइंस मरना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कभी भी आप कोई ऐसा काम करने जाएं जो अनएथिकल हो, जो एक अच्छी पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ हो, तो अपने इस अथॉरिटेटिव कंसाइंस को कभी इग्नोर करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है। नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका कॉग्निटिव कंसाइंस हमेशा मौजूद रहेगा।
और कॉग्निटिव कंसाइंस हमेशा अगर मौजूद रहेगा तो आप ज़िंदगी में फ़ैसला गलत नहीं लेंगे, क्योंकि कॉग्निटिव कंसाइंस से आप सही गलत समझ पा रहे हैं, और वो समझ भी तभी पा रहे हैं जब तक ये ज़िंदा है। तो इसका ज़िंदा रहना ज़रूरी है इसके लिए, और इसका होना ज़रूरी है आपके अच्छे पर्सनैलिटी, अच्छे इंसान बने रहने के लिए। क्लियर है? कोई डाउट है? हालांकि इसकी भी अपनी सीमा है, अपनी लिमिटेशन है, क्रिटिसिज्म है, क्योंकि सबका कंसाइंस अलग अलग होता है, सबके कल्चर अलग अलग होते हैं। अब जैसे कि हम शुरू में बताएं ना कि एक नॉन मुस्लिम अपने कज़िन से शादी नहीं करेगा, उसका ज़मीर तो कहेगा ना कैसे फालतू आदमी अपनी बहन से शादी करने के लिए कह रहा है, लेकिन हमारा ज़मीर आवाज़ लगाएगा? नहीं लगाएगा। मतलब पर्सनली लगा सकता है, कल्चर के हिसाब से तो नहीं लगाएगा ना। तो कल्चर अलग अलग है तो सबका ज़मीर भी अलग अलग है, तब तो कौन सा ज़मीर सही है? तो ये एक डिबेट का विषय है, इस पे कभी हम लोग डिबेट भी करेंगे, और जो साइकोलॉजी पढ़ने वाले हैं वो भी शायद रिसर्च करते होंगे इस पे, हो जाएगी तो बताइएगा। तो बेसिकली ओवरऑल तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे हम लोग लेके चलने वाले हैं, ठीक है ना। आज मैं भी पूरा टाइम लेक्चर में लगभग गया, बट बाकी अदर डेज़ में और सारी चीज़ें होंगी, और मिला जुला के हम लोग बेसिकली लाइफ स्किल्स इस पूरे कोर्स में सीखेंगे। यहाँ पे कोटेशन है, टॉपर विदाउट लाइफ स्किल्स मे फेल इन लाइफ, अ स्ट्रगलर विद लाइफ स्किल्स ऑफन विंस। क्या मतलब हुआ? हाँ, एक चॉपर बिना किसी अपने लाइफ स्किल्स के हार जाता है, और कभी-कभी स्ट्रगलर अपनी लाइफ में जीत जाता है। कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर, ठीक है ना। यही चीज़ यूपीएससी में आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे लोग कहते हैं ना टीचर कोचिंग वाले कि यूपीएससी की तैयारी मतलब सबको कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो तैयारी कर लिया वो कुछ ना कुछ 100% ज़िंदगी में कर लेगा, है ना। वही चीज़ यहाँ अप्लाई हो रही है। एक टॉपर आप हैं, 98% मार्क्स ला के ठीक है ओढ़ लीजिए एक साल, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। लेकिन अगर आपके पास जीने का सलीका, तरीका, लाइफ स्किल्स और ये सारी चीज़ें हैं आपके अंदर, सारी सलाहियतें मौजूद हैं, तो आप ज़िंदगी में 100% कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो इसलिए भी ये कोर्स आपके लिए बहुत ख़ास है। अभी टाइम है। अब लास्ट चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, इस पूरे कोर्स को पढ़ने के लिए आपका दिमाग कैसा होना चाहिए। सीखने का कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा। तो उसका विचार भी तभी बदलेगा जब वो अपने थॉट को, अपने विचार को थोड़ा फ्लेक्सिबल करेगा। वो अड़ा ही रहेगा, नहीं मानेंगे, नहीं कुछ भी पढ़ा लो, बैठे हैं, तो क्या हो जाएगा। तो बहुत सा ऐसा एरिया या ऐसी सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा विचारों में। हो सकता है आप सही हो, हम गलत हो सकता है हम सही हो, आप गलत हो। लेकिन पढ़ते टाइम पे आपको क्या करना है? अपने विचार को फ्लेक्सिबल रखना है, अपनी सोच को फ्लेक्सिबल रखना है, फिर बाद में उस पर सोचिए। हो सकता है हम गलत हों तो हमें आके बता दीजिए। समझ पा रहे हैं? दूसरी चीज़, ग्रे एरियाज़ कई बार ऐसे आते हैं, उसी ग्रे एरियाज़ जिसकी हम अभी बात किए, यही ग्रे एरियाज़ हैं। और इसी ग्रे एरियाज़ में इंसान को क्या होना है? रिजिड ना होके डाइकॉटमी जो है नहीं फॉलो करनी। डाइकॉटमी क्या होती है? किसी भी चीज़ को हम कट टू कट डिवाइड कर देते हैं 50-50 में, ठीक है ना। अच्छा, हम आपसे पूछें आपके माँ बाप कैसे हैं? अच्छा नहीं, अभी आपसे पूछे थे ना, आप बताइए आपके माँ बाप, आपका अपने माँ बाप के प्रति कैसा विचार है? बहुत अच्छा है। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। अच्छे हैं ना, सबके अच्छे ही हैं। लेकिन उसी माँ बाप के बारे में जाके मोहल्ले में पूछिए, मोहल्ले वाले 2-4 बुराई बताएंगे ना। तो हम लोग अपने अपने हिसाब से सही और गलत बताते हैं। हम अपने माँ बाप के बारे में अच्छा बताएंगे, लेकिन मेरे माँ बाप के बारे में 4 लोग ज़रूर बुरा बोलने वाले रहेंगे, और कुछ गलतियाँ होती भी हैं एकदम 100%। लेकिन चूँकि हम बच्चे हैं तो देखते नहीं हैं। यही काम हम लोगों को जज करने में भी करते हैं। हम कट टू कट लोगों को डिवाइड कर देते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को। 2 चीज़ सामने वाला ख़राब किया, हम बोलेंगे बहुत बुरा इंसान है। उसकी 8 चीज़ अच्छी है, वो नहीं देखेंगे। या मान लीजिए कि किसी इंसान के अंदर 10 क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, 5 आपकी बैड क्वालिटीज़ हैं, 5 आपकी गुड हैं। आप 5 बुरी वाली पकड़ के कह रहे हैं बहुत बुरा, बहुत बुरा। 5 अच्छी वाली क्या नहीं पकड़ रहे हैं? पकड़ सकते हैं ना, क्यों नहीं पकड़ सकते? पकड़ सकते हैं। यही दिक्कत है, इंसान क्या करता है? डाइकॉटमी को फॉलो करता है। हम कट टू कट डिवाइड कर देते हैं लोगों को। एक इंसान की अच्छी चीज़ देखे तो बहुत अच्छा है, एक की बुरी देखे तो बहुत बुरा है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा है, इस चीज़ में थोड़ा गड़बड़ करता है। ये इंसान बहुत बुरा है, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है उसकी। ऐसे ही मैं एक स्टोरी सुनाया था जून वाले प्रोग्राम में, अगर जो लोग रहे होंगे,
हम इलाहाबाद में थे हॉस्टल में, तो वहाँ पे मेरे हॉस्टल के सामने एक आदमी रहते थे, बड़े बुज़ुर्ग थे, 60 साल के रहे होंगे, शराबी थे। तो डेली रात में पहुआ चढ़ाते थे। पहुआ होता है देसी ठर्रा, ठीक है। तो शराब की एक प्रकार है। रात में रोज़ बाल्टी लेके पीते थे। अच्छी खासी उम्र हो चुकी थी, मुस्लिम थे, तो अफसोस होगा ना कि हाँ पैर जो है कब्र में है, फिर भी पिए जा रहे हैं। तो बड़ा गुस्सा आता था, मतलब ना घिन आती थी, वैसे भी शराब देख के घिन आती है। तो यही चलता था, रोज़ हम शाम में जो है बालकनी में खड़े रहते थे, तो दिखता था। फिर एक दिन अचानक देखे, हम सुबह सुबह उठे थे इत्तेफाक से, तो देखे तो वो अपने छत पे पौधे में पानी डाल रहे थे। अब ख़ास बात यह है कि उनका घर जो था वो बस एक डब्बा था, चौकोर एक होता है ना घर, रूम है, थोड़ा सा आंगन है, छत पे जाने के लिए सीढ़ी वगैरह नहीं है, लकड़ी की सीढ़ी लगी हुई थी, और वो छोटे सी बाल्टी में या लोटा में वो पानी लेके जा रहे हैं। एक लोटा लेके गए, छत पे चढ़े, पानी डाले, फिर नीचे गए, फिर आए, पानी डाले। 10 गमला है तो 10 बार वो चढ़े उतरे, पानी डाले। और वो भी पौधा ऐसा है कि ना उसमें फूल है ना फल है, मतलब पूरा, इसको बोलते हैं हम लोग क्वांटिनम अप्रोच। तो अगर आप अपने आप को निखारना चाहते हैं तो आपके अंदर क्वांटिनम अप्रोच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, क्योंकि आप अपने को बेहतर बनाएं वो तो ठीक है, सामने वाले को भी समझना ज़रूरी है। आप उनको जज न करें, आप उनको सुनाएं नहीं, आप लड़े नहीं, आप कोसे नहीं, ज़रूरी है ना। तो वो कैसे पूरा होगा? डाइकॉटमी को अवॉइड करेंगे और क्वांटिनम अप्रोच को फॉलो करेंगे। क्लियर है? इसके अलावा 2-3 चीज़ों का और ख़ास ध्यान रखना है, इसके बाद आप लोग घर जाइएगा। वो है वैल्यू न्यूट्रल। वन शुड नॉट कंसीडर हिज हर वैल्यू एज एब्सोल्यूट वन। किसी भी इंसान को अपनी वैल्यू को सर्वोपरि या सबसे ऊपर नहीं मानना चाहिए, है ना। बकरीद आने वाली है, अब फ़हीम जी मान लीजिए 4 दिन करेंगे, ठीक है, हम 3 दिन करेंगे। अब वो कहेंगे नहीं काहे 3 दिन, हम कहेंगे काहे 4 दिन। हम बोलेंगे तुम गलत हो, वो बोलेगा हम गलत हैं। ये क्या हो गया? हम एब्सोल्यूट हो गए अपनी वैल्यू को लेके, है ना। लड़ाई हुई। तो किसी भी इंसान को ये नहीं मानना, हर इंसान की वैल्यू अलग है, हर इंसान का कल्चर अलग है, सबका सेक्ट या धर्म अलग हो सकता है। यहाँ तो फ़िलहाल एक ही बैठे हैं ना। तो वैल्यू न्यूट्रल हर इंसान को होना चाहिए। अपनी वैल्यू, अपनी मान्यता या अपनी सोच को ये नहीं मानना चाहिए कि हम ही सही हैं। एक आपने वो पिक्चर देखी होगी ना 6 वाली, एक इधर खड़ा है वो अलग लड़ रहा है, ये इधर खड़ा है अलग लड़ रहा है, कोई कह रहा है 9 है, कोई कह रहा है 6 है। देखा होगा ये पिक्चर आपने। तो सबकी वैल्यू अपनी अपनी जगह सही है। तो वही जो बात हम शुरू में बोले कि आप अपनी अपनी मान्यताओं या विचारधाराओं को लेके या अपनी सोच को लेके रिजिड नहीं होंगे। सबकी अपनी अपनी जगह है, सब अपनी अपनी मान्यता के साथ, अपनी अपनी सोच के साथ अपना अपना जो भी जीने का तरीका उसके हिसाब से जी रहे हैं। तो अड़ना नहीं है, अपने आप को सबसे ऊंचा मानना नहीं है। दूसरी चीज़ है इंटरेस्ट न्यूट्रलिटी। इंटरेस्ट न्यूट्रलिटी क्या है? कोई भी चीज़ जो हमको नहीं मिल रही है बहुत बुरी है, जैसे हमको मिलेगी अच्छी हो जाएगी। होता है ऐसा? बहुत से लोगों के साथ होता है, बहुत बार ऐसा होता है। अभी रिज़र्वेशन जैसे जनरली मिलता है, कोई आप एग्ज़ाम देने जाए रिज़र्वेशन मिलेगा आपको कास्ट के हिसाब से। पहले जनरल कैटेगरी के जो लोग थे उनको रिज़र्वेशन नहीं मिलता था, तो वो लोग बहुत उखड़े उखड़े रहते थे, गुस्सा होते थे कि ओबीसी को मिल रहा है, SC ST को मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा। फिर सरकार ने लेके आ दिया EWS, यानी कि जनरल वालों को भी रिज़र्वेशन मिलने लगा। तो हम खुद पर्सनली कुछ लोग को जानते हैं, मऊ के ही, अभी EWS आया नहीं था तो वो रोज़ जो है प्रोटेस्ट करते थे कलेक्ट्रेट में जाके या इधर उधर जाके कि रिज़र्वेशन बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। जैसे ही EWS मिला लपक के लिए वो लोग, और फिर रिज़र्वेशन की जितनी बुराइयाँ गिनाते थे सब भूल गए। समझ पा रहे हैं ना? ये क्या है? इंटरेस्ट न्यूट्रलिटी गायब हो जाती है। अपना इंटरेस्ट है तो ठीक है, न्यूट्रल बने रहेंगे। जहाँ इंटरेस्ट मेरा आड़े आ रहा है ना, चीज़ बुरी हो गई। इंसान के साथ भी यही होता है। जब तक इंसान काम आ रहा है ठीक है, काम नहीं आए तो उससे बुरा कोई है ही नहीं, है ना। तो इंटरेस्ट न्यूट्रलिटी होनी ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं पेपर में। एक क्वेश्चन है आपके, कितने ऑप्शन हैं कि 5? अब बिहार में 5 ऑप्शन देता है बहरा तो 4 ऑप्शन है। आपका सवाल जो है, मान लीजिए सर से बोलें आपका नाम क्या है, 4 ऑप्शन दे दीजिए, कासिम, फ़हीम, हसन आपका नाम है ना। तो जो ऑप्शन है उसी में से आपको चूज़ करना है, ना दाएं जाएंगे ना बाएं जाएंगे, जो है वही है।
आपको दिमाग भी नहीं दौड़ाना है, वो ऑब्जेक्टिविटी हो गई ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव, सेक्शन बी और सी वाला, जो यूजी पीजी में होंगे जानते होंगे, 500 वर्ड में लिखना होता है। तो 500 वर्ड में लिखना है, पढ़े कितना है हम, 5-6 लाइन पढ़े होते हैं लड़के ख़ास तौर पे, और फिर उसी को खींच खींच के जो है 5 पेज क्या किए हम, कहानियाँ घुसाएँ उसमें, अपने दिमाग में जो आया जोड़ जाड़ के घुसा दिए। लपेट के लिखते हैं ना कि मेरे बाप का नाम ये है, मेरी माँ का नाम ये है, फिर मेरी माँ की शादी मेरे बाप से हुई। तो बहरहाल घुमा के लिखते हैं, क्योंकि हमने अपना विचार उसमें घुसा दिया। तो ये घुसाना अच्छी बात है विचार, क्योंकि सब्जेक्टिविटी तभी काम करेगी। अगर हम ऑब्जेक्टिव हैं तो दूसरे की बात को हम अपनी तरफ आने ही नहीं देंगे। हम कोई बात पढ़ें तो मेरी सही है, हम तभी सीख पाएंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे, तभी मेल मिलाप के साथ ज़िंदगी गुजार पाएंगे जब हमारे अंदर सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी ना हो। सब्जेक्टिविटी होने का मतलब है कि हम फ्लेक्सिबल हैं, हम दूसरों की बात को सुनते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, दूसरों का विचार हो, डिसीजन हो या कोई भी चीज़ हो। ये अलग बात है कि वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। जैसे आप डिबेट करते हैं तो आपने एक टॉपिक चूज़ कर लिया, आप अपने पे एकदम सही है ना, सामने वाला भी अपने पे एकदम सही है। तो अगर आप अड़ गए कि नहीं मेरा सही, हम क्यों लड़ें तुमसे, क्यों डिबेट करें, तो बात ही ख़त्म हो गई ना। अरे अगर आपको इख्तिलाफ़ है भी तो सुनो, तो पहले सुनेंगे तभी तो अपना पॉइंट रखेंगे। बार हम डिबेट कर रहे थे एक लोग से, तो विलेज वर्सेस सिटी डिबेट करते होंगे, इंग्लिश वाले कर रहे थे डिबेट। एक लड़का था, विलेज चूज़ किया। मेरी आदत है, हम सामने वाले को बोलते हैं चूज़ करो, चूज़ कर लिया विलेज। हम बोले ठीक है, तो विलेज है तो मेरा सिटी हो गया। तो बातचीत चल रही थी, तो जनरल जो एक बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि गांव में इलेक्ट्रिसिटी अब तो ठीक है, 2-4 साल पहले और नहीं थी, नहीं होती, या बेसिक सुविधाएं जो हैं नहीं होती। हम कह रहे हैं कि विलेज जो है ये दिक्कत है, लाइट भी नहीं होती वहाँ पे। कह रहे तो क्या हुआ, 2500 साल पहले भी तो नहीं थी। फिर हम बोले हॉस्पिटल भी नहीं है, अच्छे इतने MBBS हैं, MD हैं, आप शहर में जाइए बैठे मिलेंगे। तो कह रहा पहले हकीम तो थे ना, होता ही था। मतलब वो कहीं से कुछ चलने नहीं दे रहा है। क्या है, ऑब्जेक्टिव है बहुत ज़्यादा, वो दूसरे के ओपिनियन को जगह नहीं दे रहा। तो जगह नहीं देना क्या है, आपके बुद्धि के ख़त्म होने की निशानी है। क्यों नहीं करना चाहिए? सही डिबेट का तरीका ये है कि आप जो एक्सेप्ट करने वाले पॉइंट हैं उसको लेके आइए, लेकिन आप उससे मजबूत पॉइंट कोई और ढूंढिए जो उसको दबा दे, है ना। डिबेट कई लोग ऐसा, मऊ में कुछ इंस्टीट्यूट है, हम नाम नहीं लेंगे, वो अड़ जाते हैं, टीचर भी यहीं पास ही में है, तो अड़ जाते हैं। अड़ना सही बात नहीं है, टीचर ही अड़ जाता है। डिबेट का ये तरीका नहीं है। वो ठीक है कि बोलने का आपका हुनर आ जाएगा, जो आपका डर है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप डिबेट का मतलब तो गलत समझ गए ना। आगे करना रहेगा तो आप भी वैसे ही अड़े रहेंगे। तो जो डिबेट के रूल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। बहरहाल तो सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि आपका थॉट, आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए कि आप दूसरे के ओपिनियन को भी जगह दें, सुने उसको कम से कम, फिर बाद में आप डिसाइड करें कि हाँ मेरा गलत है, उसका गलत है, बैठ कर अपने एनालिसिस करिए उसका और फिर फैसला लीजिए। तो ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, वैल्यू न्यूट्रलिटी, इंटरेस्ट न्यूट्रलिटी और सब्जेक्टिविटी। प्लस किसी भी इंसान को जज करने से पहले आप क्या फॉलो करेंगे, कॉन्टिनम अप्रोच। क्या होता है कॉन्टिनम अप्रोच, कोई मैम बताइए, बताइए। याद नहीं, कोई बताया, तेज़ बताइएगा कि उनको याद हो जाए। अरे वो जो बताएं उस पर मत जाइएगा, अपनी भाषा में बताना, ये एकदम PPT बोल जाइएगा। कोई क्लास थोड़ी चल रही है कि वैसी उस टाइप की कि आपका एग्ज़ाम लेंगे, ये वो। बेसिकली सीखना है, कैसे भी सीखें, किसी भी वर्ड से सीखें। बताइए कौन बताएगा। सर किसी को जज करने से सबसे पहले हम उस अप्रोच की पूछे जाएंगे कि उसके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी है और कुछ बैड क्वालिटी है। दोनों एक तरफा फैसला न सुनाना, दोनों साइड को पकड़ के चलना, वो होता है कॉन्टिनम अप्रोच। कोई दिक्कत? चलिए अपने नोटबुक में नोट करिए, ये आपका होमवर्क। पहली चीज़ है, हिंदी वाले सुन लें, 3 ऐसी चीज़ें जो आपके बारे में मतलब अच्छी आपको लगती हैं कि हाँ मेरे अंदर ये 3 अच्छी क्वालिटीज़ हैं, वो। दूसरा, एक ऐसा डर जो आप चाहते हैं कि आप ख़त्म करें। और तीसरी चीज़ है कि एक ऐसी उम्मीद, ऐसी होप या आशा जो आप चाहते हैं कि अगले 30 दिन में आप पूरी करके दिखा दें। समझ पा रहे हैं? 3 सवाल लिखिए। इसके अलावा एक और रिफ्लेक्शन क्वेश्चन है
ये माइंड में रखिएगा, आप लिख के आइएगा, जो करके आइएगा, इसका हम कल कुछ भी करेंगे, जो मन करेगा वो बनाएंगे। तैयार होके आइएगा। क्वेश्चन ये है कि इफ़ टुडे वाज योर लास्ट डे, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू वांट टू बी रिमेंबर्ड एज। अगर आपका आज आखिरी दिन है, 24 घंटा, 24 घंटे के बाद ख़त्म, तो आप चाहते हैं कि लोग आपको कैसे याद रखें, है ना। जो भी विचार आपके मन में आए, सब्जेक्टिविटी घुसानी है यहाँ पे और छाप दीजिए। समझ पा रहे हैं ना? सर अभी आपसे तो क्वेश्चन लिखना है। हाँ, फर्स्ट PDF हम आपको इससे बढ़िया देंगे, पूरी बुक देंगे अपनी इसी की है। पहला है कि 3 ऐसी अच्छी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपके अंदर है। लिखिए, उसके बाद चौथा सवाल एक और हम दे रहे हैं।